हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल इन आवर यूट्यूब चैनल। तो प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने बोर एटॉमिक मॉडल पढ़ा था, ठीक है। तो जो बोर एटॉमिक मॉडल पढ़ा उसमें आपने तीन मेजर कैलकुलेशन करी थी। वो थी आपके पास रेडियस, वेलोसिटी एंड एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो मैंने बोला था ये तीनों फॉर्मूला जो है वो आपके सबसे ज़्यादा यूज में आने वाले हैं पूरे चैप्टर में, और प्रोबेबिलिटी रहती है कि पूरे चैप्टर में से 50% जो क्वेश्चन बनते हैं वो बोर एटॉमिक मॉडल में से ही बनेंगे। और जो आगे के टॉपिक हैं, जैसे अपन अब नेक्स्ट टॉपिक हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पढ़ने वाले हैं, तो उसमें भी बोर एटॉमिक मॉडल जो है वही अपना मैक्सिमम यूज में आने वाला है, ठीक है। अब हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की बात करते हैं। तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की अगर अपन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की बात करें तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम क्या होता है, तो पहले थोड़ा सा हम लोग ये देख लेते हैं कि स्पेक्ट्रम क्या होता है, ठीक है। तो स्पेक्ट्रम क्या होता है कि जब किसी भी लाइट को स्पेक्ट्रम देखते हैं क्या होता है। वैसे आपने देखा हुआ है प्रैक्टिकली स्पेक्ट्रम कि जब ये मान लो आपने एक लिया प्रिज्म, ये एक प्रिज्म है, ठीक है। अब ये प्रिज्म था, आपने क्या किया, इसमें से एक कोई भी लाइट पास करी, सिंगल आपने लेट से वाइट लाइट पास करी या कोई भी इस तरीके से लाइट पास करी। अब प्रिज्म से पास करने पर होगा क्या कि ये जो लाइट थी वो काफ़ी सारे अलग अलग अपने डिफरेंट वेवलेंथ के अकॉर्डिंग डिस्पर्ज हो जाती है। वो क्या हो जाती है, डिफरेंट या अपने कॉन्स्टिट्यूएंट जो रेडिएशन थे उनमें डिस्पर्ज हो जाती है। ये आपने प्रिज्म था, ठीक है, और इस प्रिज्म से आपने कुछ एक रेडिएशन पास किया। अब उस रेडिएशन में जो भी उसके कॉरस्पॉन्डिंग वेवलेंथ के कॉरस्पॉन्डिंग जो उसमें वेवलेंथ के रेडिएशन थे वो इस तरीके से डिस्पर्ज हो गए। और डिस्पर्ज होने के बाद आपने क्या किया, उनका इस तरीके से एक फोटोग्राफिक प्लेट होती है, इस फोटोग्राफिक प्लेट पे आपने एक पैटर्न लिया। अब ये जो पैटर्न आपको मिलता है, इसी पैटर्न को आप क्या बोलते हो, स्पेक्ट्रम बोलते हो। इसी पैटर्न को आप क्या बोलते हो, स्पेक्ट्रम बोलते हो। अब ये जो स्पेक्ट्रम है, इस टेक्निक को, जो स्पेक्ट्रम लेने की टेक्निक है, पूरा जो एक्सपेरिमेंटल का सेटअप है, एक्सपेरिमेंटल सेटअप है, इसको बोला जाता है स्पेक्ट्रोस्कोपी। और स्पेक्ट्रोस्कोपी का काफ़ी यूज आता है प्रैक्टिकली। काफ़ी सारे आपने देखा होगा इस तरीके के यूज लिए जाते हैं। जब एलिमेंट की डिस्कवरी होती है तो इस तरीके से उनके स्पेक्ट्रम लिए जाते हैं, तो काफ़ी हेल्प मिलती है उनके जो भी एटॉमिक नंबर के बारे में इस तरीके की, ठीक है। तो ये स्पेक्ट्रोस्कोपी है, और ये स्पेक्ट्रम जो मिलता है इस तरीके का पैटर्न, उसको बोलता जाता है स्पेक्ट्रम। अब स्पेक्ट्रम बेसिकली दो टाइप के होते हैं, ठीक है, टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रम। वैसे तो इसको अपन बाद में पूरा कर लेते हैं कि कौन कौन से टाइप के होते हैं, बट अपन यहाँ पे थोड़ा सा ब्रॉड में देख लेते हैं कि कंटिन्यूस एंड डिसकंटिन्यूस स्पेक्ट्रम, ठीक है ना। कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम, कि कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम क्या होता है। कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम ये होता है कि अगर आपने ये प्रिज्म था एक, ठीक है, लाइक आपने एक प्रिज्म लिया इस तरीके से। अब इस प्रिज्म से आपने क्या किया, यहाँ से वाइट लाइट पास करी, ठीक है, वाइट लाइट आपने पास करी। तो वाइट लाइट पास करने पे आपको क्या होता है, ये जो प्लेट है, इस प्लेट पे कंटिन्यूस आपको इस तरीके के दिखते हैं, इस तरीके के कंटिन्यूस आपको कलर्स दिखेंगे। इस तरीके के जो कंटिन्यूस कलर आपको दिखेंगे इस तरीके से, ठीक है। इन कंटिन्यूस कलर में बीच में कहीं भी आपको डार्कनेस नहीं दिखेगी, ठीक है। आपको इस तरीके के कंटिन्यूस कलर दिखेंगे पूरे, और इसको आप बोलते हो क्या, विबग्योर। वाइट लाइट का जो स्पेक्ट्रम होता है उसको बोला जाता है विबग्योर। तो आपको कंटिन्यूस मिलता है इस तरीके का। तो ये स्पेक्ट्रम जो है, इसमें कहीं भी बीच में डार्कनेस नहीं है, पूरी जो कंप्लीट प्लेट है वो कंटिन्यूसली क्या है, ब्राइट है। यहाँ पे क्या दिखता है, ब्राइटनेस, ठीक है, कंटिन्यूस ब्राइटनेस दिखेगी। तो इसको स्पेक्ट्रम को बोला जाता है कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम। अब जो दूसरा टाइप है स्पेक्ट्रम का, वो है, पहला था कंटिन्यूस, दूसरा है डिसकंटिन्यूस। डिसकंटिन्यूस, और डिसकंटिन्यूस में जो अपन को पढ़ना है दैट इज लाइन स्पेक्ट्रम। डिसकंटिन्यूस में अपन कौन सा पढ़ेंगे, लाइन स्पेक्ट्रम। अब ये जो लाइन स्पेक्ट्रम है, वो लाइन स्पेक्ट्रम किस तरीके से हो गया, ठीक है। मान लो ये प्रिज्म था, अब प्रिज्म से आपने कोई रेडिएशन पास किया, ठीक है। रेडिएशन पास करने से आपको क्या दिखेगा, ये जो प्लेट थी, इस प्लेट में आपको क्या दिखेगा, कुछ इस तरीके से अल्टरनेट दिखेगा। यहाँ पे आपको दिखेगा ब्राइटनेस, ठीक है, ब्राइटनेस। फिर यहाँ पे आपको दिखेगी ब्राइटनेस, ये ब्राइटनेस, ये ब्राइटनेस, ये ब्राइटनेस।
अब ये जो ब्राइटनेस की दिख रही है, ये आपको लाइन दिख रही है, एक पर्टिकुलर इस तरीके की लाइंस है, ब्राइट लाइंस। और जो बीच में है यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, ये है डार्क, ये डार्क, ठीक है। ब्राइट लाइंस है, डार्क है, ब्राइट है, डार्क है, ब्राइट है। तो आप समझ गए कि ये स्पेक्ट्रम कौन सा है, डिसकंटिन्यूस स्पेक्ट्रम है। और डिसकंटिन्यूस में भी कैसा है, डिसकंटिन्यूस में भी ये लाइन स्पेक्ट्रम है। डिसकंटिन्यूस का एक टाइप है कौन सा, लाइन स्पेक्ट्रम। क्यों, क्योंकि इसमें आपको ब्राइट लाइन्स दिखने वाली हैं। तो ब्राइट लाइन्स दिखने वाली हैं, इसलिए डिसकंटिन्यूस, और डिसकंटिन्यूस में भी कैसा, लाइन स्पेक्ट्रम। आपको दो ही यूज में आने वाले हैं, कंटिन्यूस और डिसकंटिन्यूस। डिसकंटिन्यूस में कौन सा, लाइन स्पेक्ट्रम, ठीक है। अब बात करते हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की, ठीक है। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में क्या होगा, मान लो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में आपने हाइड्रोजन एटम का कोई सैंपल लिया, ये न्यूक्लियस था, अब उसमें एक इलेक्ट्रॉन था इस तरीके से। अब आपने क्या किया, थोड़ा सा इसको एनर्जी दी, तो ये जो इलेक्ट्रॉन था वो इस तरीके के खूब सारे जो एटम के बाहर इस तरीके के एटम में जो एनर्जी लेवल थे उनमें कहीं ना कहीं एक्साइट हो जाएगा इस तरीके से, ठीक है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो गया, तो ये जो है इसकी स्टेबल स्टेट नहीं है। स्टेबल स्टेट नहीं है तो ये क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन वापस, ये जो एक्साइट हुआ था ये वापस ग्राउंड स्टेट में लौट कर आएगा। ये इस तरीके से जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या होगा, ग्राउंड स्टेट में लौट कर आएगा। तो जब इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में लौट कर आएगा तो कुछ ना कुछ कॉरस्पॉन्डिंग रेडिएशन एमिट करेगा। ये बात हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में पढ़ी थी जब एटम में एनर्जी की बात करी थी, ठीक है। तो जब एनर्जी क्या करेगा, वो लोअर से हायर में जाता है, तो लोअर से हायर में जाएगा तो वो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। जब सिमिलर हायर से लोअर में आएगा तो वो एनर्जी क्या करता है, एमिट करता है। और वो कितनी एमिट करता है, वो एमिट करता है डेल्टा ई, जो हम लोगों ने लिखा था उस तरीके से, वो कैलकुलेशन भी की थी, ठीक है। तो वो रेडिएशन एमिट करेगा तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग आपको लाइंस दिखती हैं जो फोटोग्राफिक प्लेट्स होती हैं, तो उसको बोला जाता है स्पेक्ट्रम। तो हाइड्रोजन का जो स्पेक्ट्रम है उसकी स्टडी अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग टाइम पे की, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग कुछ लाइंस मिलती हैं। तो जो लाइंस मिलती हैं उन्हीं को कुछ नेम भी दिए गए, ठीक है। तो ये जो नेम दिए गए उनको अपन थोड़ा सा ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पे, किस तरीके की वो लाइंस थी, ध्यान रखना, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये नेम से दिए जाते हैं। ठीक है, ये कौन सा है, मैंने इसको बोल दिया N1 है ये, ठीक है। इसी तरीके से कोई दूसरा एनर्जी लेवल होगा इस तरीके से यहाँ पे, ये N2 होगा, सेकेंड एनर्जी लेवल। फिर उसके बाद ये N थर्ड एनर्जी लेवल, ठीक है। ये फोर्थ एनर्जी लेवल। हम लोग कुछ 5-6 एनर्जी लेवल बना लेते हैं। वैसे आपको पता है ये कहाँ तक चलता है, N कहाँ तक चलता है, 1 to इन्फिनिटी चलता है। तो ये N5 है, इस तरीके से N6 बना लेते हैं, N6 होगा। 6 के ऊपर एनर्जी लेवल जो होगा वो 7th होगा, ये N7 होगा। इस तरीके से एक होगा इनफाइनाइट, ये कौन सा होगा, लास्ट एनर्जी लेवल होगा, इसको हम लिख देते हैं N इनफाइनाइट एनर्जी लेवल्स। अब इलेक्ट्रॉन जो है वो किसी भी हायर में हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 7 कहीं भी हो सकता है। अब जो होगा वो किसी हायर से क्या करेगा, लोअर में जंप करेगा। तो हायर से लोअर में जंप करेगा, तो हायर से जब लोअर में जंप करेगा इलेक्ट्रॉन तो एनर्जी एमिट करेगा। तो हम लोग पहले स्टडी करते हैं कि लेट से वो किसी भी हायर से वो 1 में आया, ग्राउंड स्टेट में आया, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्राउंड स्टेट भी बोलते हैं या लोवेस्ट एनर्जी लेवल भी बोला जाता है। तो जब इलेक्ट्रॉन किसी भी हायर से आएगा और ग्राउंड में आएगा, तो किसी भी हायर से जब ग्राउंड में आएगा तो क्या पॉसिबिलिटी है हायर से ग्राउंड में आने की, तो यही हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन 2 से 1 में आ जाए, या फिर इलेक्ट्रॉन 3 से 1 में मूव करे, या इलेक्ट्रॉन 4 से 1 में मूव करे, या इलेक्ट्रॉन 5 से 1 में मूव कर जाए, या इलेक्ट्रॉन 6 से 1 में मूव कर जाए, या
या इलेक्ट्रॉन किसी भी लास्ट एनर्जी लेवल से जो इन्फिनिटी वाला था, इन्फिनिटी वाले से 1 में मूव कर जाए। तो ये जो सीरीज है पूरी कि इलेक्ट्रॉन कहीं से भी आए बट वो ग्राउंड में आएगा, तो इस सीरीज को बोला जाता है लाइमन सीरीज। इसको क्या बोला जाता है? लाइमन सीरीज। ये साइंटिस्ट के नेम पे दिया गया लाइमन सीरीज, ठीक है। अब लाइमन के बाद अगर इलेक्ट्रॉन किसी भी एनर्जी लेवल से 2 में आता है तो इसको बोला जाता है बामर सीरीज। इसको बोलते हैं बामर सीरीज, ठीक है। लाइमन के बाद बामर। ये सीरीज के नाम आपको पता होने चाहिए, क्यों? ये नाम इंपॉर्टेंट है, इन्हीं से क्वेश्चन बनता है नेम से ही। अगर इलेक्ट्रॉन 3 में आ रहा है तो अगर 3 में आ रहा है तो क्या पॉसिबिलिटी है? आएगा तो किसी हायर से, तो ये हो गया पास्चन सीरीज, पास्चन, ठीक है। पास्चन के बाद अगर 4 में आ रहा है तो 4 में आने की जो पॉसिबिलिटीज हैं वो ये हैं, तो 4 में आया तो इसको बोलते हैं ब्रैकेट सीरीज। और अगर इसके बाद किसी इससे भी हायर में आया तो इससे भी हायर में आया तो उसको बोला जाता है, लेट्स से ये आया तो ब्रैकेट के बाद जो आती है वो आती है फंड सीरीज। इसको बोला जाता है फंड सीरीज, ठीक है। तो ये सब पॉसिबिलिटीज बनती हैं, ठीक है। फंड के बाद यहाँ पे नेक्स्ट हम्फ्री भी आती है। तो ये लाइमन, ये बामर, थर्ड पास्चन, फोर्थ ब्रैकेट एंड फिफ्थ है फंड सीरीज। ये इनके नेम दिए गए, तो डिफरेंट साइंटिस्ट ने इनको स्टडी किया। अब लाइमन में देखो, अगर मैं आपसे पूछूं किसी भी सीरीज में कितनी नंबर ऑफ लाइंस होंगी, तो लाइमन में कितनी लाइंस होंगी? देखो लाइमन में होगी 2 से 1, 3 से 1, 4 से 1, 5 से 1, 6 से 1, 7 से 1, 8 से 1, 9 से 1, 10 से 1, इन्फिनिटी से 1। तो भैया इसमें इन्फिनिटी नंबर ऑफ लाइंस होंगे। इसी तरीके से मैं आपसे पूछूं कि बामर में कितनी लाइंस होंगी, तो बामर में भी कितनी हो गई? इसमें बामर में भी कितनी होंगी? इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस होंगी। पास्चन में भी कितनी? किसी भी सीरीज में उठाकर देख लो आप, इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस आपको मिलेगी। क्यों? इलेक्ट्रॉन जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो इन्फिनिटी से 1 में आ रहा है, 2 में आ रहा है, 3 में आ रहा है, तो कितनी नंबर ऑफ लाइंस होंगी? तो अपने लोगों ने कुछ यहाँ पे ड्रॉ कर ली है इस तरीके से। तो ये हो गया लाइमन। अब लाइमन में जो लाइंस हैं वो भी डिफरेंट है। लाइमन में जो लाइंस है वो भी क्या है? डिफरेंट है। ये 2 से 1, ये 3 से 1, ये 4 से 1, 5 से 1, 6 से 1, तो ये भी क्या है? डिफरेंट नंबर ऑफ लाइंस हैं, ठीक है। तो इनका भी अलग अलग नेम दिया जाता है, तो वो देखते हैं कैसे लिखा जाता है, ठीक। इधर देखिए, जैसे मैंने आपको बोला लाइमन सीरीज बना लेते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है। सबसे पहला हम लोग मान लेते हैं ये N1 है, ठीक है, ये N2 है, ये N3 है, इस तरीके से ये लास्ट वाला है, ये N इन्फिनिटी है। तो इसमें देखो, अगर आपने ये वाली लाइन ली 2 से 1, ये होगी 3 से 1, ये होगी इन्फिनिटी से 1, तो ये जो लाइन होती है इसको बोला जाता है फर्स्ट लाइन, या फिर इसको बोलते हैं अल्फा लाइन। ये जो है वो है सेकंड लाइन, इसको जो बोला जाता है बीटा लाइन। ये जो है वो कौन सी है? लास्ट लाइन। इस तरीके से थर्ड लाइन भी होगी, फोर्थ लाइन भी होगी, फिफ्थ लाइन भी होगी, कुछ भी लाइन्स होंगी, तो वो सो ऑन अपन इस तरीके से यहाँ पे इसको देख सकते हैं। तो अगर मैं बोलूँ कि अब आपको बताना है ट्रांजिशन कि फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज, तो फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज में इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन क्या होगा? तो आप ध्यान से सोचो, वो ये ट्रांजिशन होना चाहिए कि N2 से N कितना? 1। अगर मैं आपको बोलूं सेकेंड लाइन ऑफ लाइमन सीरीज, अगर आपको ये ट्रांजिशन समझ आ गए तो मान लो कि आपको पूरा स्पेक्ट्रम समझ में आ गया, ठीक है। तो अगर आपने लिखा N3 से N1, N1 क्यों? लाइमन सीरीज है, तो लाइमन में फाइनल स्टेट तो आ गई 1, ठीक है। अब इसी तरीके से मैं बोल दूं कि फर्स्ट लाइन ऑफ बामर सीरीज, फर्स्ट लाइन ऑफ बामर सीरीज, तो फर्स्ट लाइन ऑफ बामर सीरीज का ट्रांजिशन आप क्या बोलोगे? देखो बामर है तो इसका मतलब N2 में आएगा। अब फर्स्ट लाइन कौन सी होनी चाहिए? N3 से 2, जस्ट ऊपर वाले से। लास्ट लाइन ऑफ बामर सीरीज, तो ये ट्रांजिशन बताऊं,
तो लास्ट लाइन तो ये समझ लेना n इन्फिनिटी से, और बामर है तो कितना n2। अब आपको बोला जाए फर्स्ट लाइन ऑफ ब्रैकेट सीरीज, ठीक है, तो आप याद करो लाइमन, बामर, पाशन, ब्रैकेट, तो इसका मतलब फाइनल स्टेट तो क्या हो गई 4, लाइमन 1, बामर 2, पाशन 3, ब्रैकेट 4, ठीक है। और एन ग्राउंड, पहला स्टेट कौन सा होना चाहिए 5, क्योंकि फर्स्ट लाइन पूछा है तो फर्स्ट है तो ये क्या होना चाहिए 5 to 4, ठीक है भाई। तो इस तरीके से ट्रांजिशन से बच्चों आपको पता चल जाएंगे कि वो कौन सी सीरीज की बात कर रहा है, कौन से, अगर आपको सीरीज बोल दिया जाए कि पर्टिकुलर दिस सीरीज, दिस लाइन ऑफ दिस सीरीज, ठीक है, तो आप बता सकते हो कि ये कौन सी सीरीज की ये लाइन है, तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन ये होना चाहिए। तो इतना तो आपको एटलीस्ट पता होना चाहिए। अब आपको ये कैलकुलेट करना है कि अगर कोई भी ट्रांजिशन होगा तो उसकी एनर्जी कितनी होगी, जो रेडिएशन एमिट होगा, और उसका वेवलेंथ कितना होगा, ठीक है। तो ये दो चीज़ें आपको कैलकुलेट करनी है। कौन कौन सी, कि जो भी लाइन एमिट होगी, जो रेडिएशन एमिट होगा, तो रेडिएशन एमिट होगा तो उस रेडिएशन का वेवलेंथ कितना होगा, उसकी एनर्जी कितनी होगी, उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी। तो अगर आपको एक चीज़ पता चल गई तो बाकी भी तो आप कैलकुलेट कर सकते हो। कि आपको लैम्डा पता है तो फ्रीक्वेंसी भी कैलकुलेट कर सकते हो, एनर्जी भी कैलकुलेट कर सकते हो। और अगर आपको एनर्जी पता है तो आप वेवलेंथ भी कैलकुलेट कर सकते हो और एनर्जी भी कैलकुलेट कर सकते, फ्रीक्वेंसी भी कैलकुलेट कर सकते हो, क्योंकि आपको पता है E = SC/λ या फिर E = H/ν, तो वो आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो आप कैलकुलेट करते हैं हम लोग उसको, ठीक है भाई। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, लेट्स से हम लोग मान लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन का कोई भी ट्रांजिशन हुआ तो n इनिशियल स्टेट से किसी n फाइनल स्टेट में गया, तो इसके लिए डेल्टा E हम लोगों को कैलकुलेट करना आता है। तो जो डेल्टा E की वैल्यू आएगी कितनी आएगी, वो हम लोग लिख सकते हैं E फाइनल माइनस E इनिशियल, और ये वैल्यू नेगेटिव आएगी। नेगेटिव क्यों आएगी, क्योंकि नेगेटिव साइन शो करता है एमिशन ऑफ एनर्जी, और ये हम लोगों को पता है कि एनर्जी का एमिशन ही होगा। क्यों होगा, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन किसी भी हायर से किसी भी लोअर एनर्जी लेवल में आएगा तो हायर से लोअर में आने का मतलब एनर्जी एमिशन होगा, तो ये नेगेटिव ही आने वाला है। बट ठीक है, हम लोगों को पूछा जाएगा कितनी एनर्जी का एमिशन हुआ, तो हम एमिशन होगा तो फिर यहाँ पे नेगेटिव साइन नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो नेगेटिव होगा तो ये एमिशन हम लोग यहाँ पे नहीं लिखने वाले, ठीक है। और इसको अगर आप लिख सको तो H न्यूज़ लिख सकते हो या फिर SC/λ भी लिख सकते हो। तो अगर ये आपने लिख दिया तो फिर यहाँ पे आप सब चीज़ें कैलकुलेट इजीली कर सकते हो। चलो हम लोग इसको देखते हैं कैसे हैं, एग्जाम्पल से देखना एक बार, फिर हम लोग इसके क्वेश्चन कर लेंगे। कि अगर आपको बोला जाए कि फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज, फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज है, तो इसका क्या करना है आपको, इसकी एनर्जी कैलकुलेट करनी है, इसकी फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है, और इसका वेवलेंथ आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है। फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज फॉर हाइड्रोजन एटम, अगर आपको नहीं लिखा गया कुछ भी तो भी फिर बाय डिफ़ॉल्ट आप क्या लोगे, हाइड्रोजन एटम लोगे। बट अगर आपको एटम लिख दिया गया तो फिर आपको वही एटम चूज करना होगा, अदरवाइज नहीं लिखा गया तो बाय डिफ़ॉल्ट फिर क्या लोगे, फिर बाय डिफ़ॉल्ट आप लोगे हाइड्रोजन एटम। अब इसको ध्यान से देखना कैसे करते हैं, बाकी सब क्वेश्चन भी आपको सिमिलर इसी वे में सॉल्व करने होंगे, बहुत ईजी सा मेथड है। तो फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज है, तो फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज बोलते ही आपके मन में आना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन क्या होना चाहिए, कि n इनिशियल स्टेट क्या होगी और इलेक्ट्रॉन का n फाइनल स्टेट क्या होगा। तो लाइमन सीरीज है तो फाइनल स्टेट तो 1 होगा। अब लाइमन की कौन सी लाइन है, फर्स्ट लाइन, तो इसका मतलब जस्ट ऊपर वाला, तो वो कौन सा n2, तो यानी कि 2 से 1 में मूव करेगा। अब 2 से 1 में इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होगा, तो अब आपको चाहिए डेल्टा E की वैल्यू, तो डेल्टा E की वैल्यू आप कितनी लिखोगे, E1 माइनस E2 की फाइनल माइनस इनिशियल एनर्जी लेवल। अब आपने लिखा फाइनल माइनस इनिशियल एनर्जी लेवल, तो वैल्यू पुट करो इनकी कितनी है, इसकी वैल्यू पुट करोगे आप। अगर E1 की वैल्यू आपको डायरेक्टली याद होगी -13.6 माइनस E2 की वैल्यू -3.4, तो ये जो डेल्टा E की वैल्यू आ गई
वो आ गई -10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब ये जो डेल्टा ई की वैल्यू आ गई नेगेटिव आई है, इसका मतलब जो एमिटेड एनर्जी है, एमिटेड एनर्जी की वैल्यू कितनी आएगी? एमिटेड एनर्जी की वैल्यू आ गई 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये वैल्यू आप आंसर कर दोगे, ठीक है। तो फिर एमिटेड लिखा है तो फिर आपको नेगेटिव साइन यहाँ पे लगाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो ये एनर्जी एमिटेड आपके पास आ गई इतनी। अब आपको क्या करना है, एमिटेड एनर्जी आपके पास आ गई, अब आपको कैलकुलेट करना है एनर्जी का आने, ठीक है भाई। एनर्जी के बाद हम लोग कैलकुलेट करते हैं। अगर आपने एनर्जी लिख दी तो एनर्जी के बाद आप लिख सकते हो E = h न्यू फ्रिक्वेंसी और Hc बाई लैम्डा। अगर लैम्डा चाहिए तो एनर्जी अगर आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में पता है तो आप डायरेक्ट ऐसा लिख सकते हो, ये 12400 और ये लैम्डा कितना एंगस्ट्रॉम, या फिर आप लैम्डा इन एंगस्ट्रॉम लिखना है तो आप इसकी वैल्यू लिख सकते हो कितनी 12400 अपॉन ये एनर्जी किस में, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो ये वैल्यू कितनी आएगी 12400, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितनी है 10.2, तो ये इतने एंगस्ट्रॉम रेडिएशन का वेवलेंथ आ गया। और आपको फ्रीक्वेंसी चाहिए तो E = h न्यू, ठीक है। तो आप यहाँ से न्यू की वैल्यू लिख सकते हो E/h। तो एनर्जी की वैल्यू कितनी है 10.2, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में जूल में कन्वर्ट करना है तो 1.6 × 10⁻⁻19 जूल डिवाइडेड बाई h कितना है 6.6 × 10⁻⁻34। तो ये फ्रीक्वेंसी किस में आएगा, सेकेंड इनवर्स में। तो इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि जो भी आपको करना है, एनर्जी कैलकुलेशन कर सकते हो, ठीक है। एनर्जी के बाद आप फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर सकते हो, फ्रीक्वेंसी के बाद आप वेवलेंथ कैलकुलेट कर सकते हो इस तरीके से। तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, इसमें कुछ भी आपको रटना नहीं है। आप एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हो। एनर्जी अगर आपको लर्न है तो अच्छी बात है, जैसे इस क्वेश्चन में आपको पता थी, और नहीं पता तो फिर आपको एनर्जी का फॉर्मूला पता है -13.6 Z²/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। अब ये चीज़ें अगर आपको पता है तो फिर उसके बाद आप कैसे भी पूछा जाए आपको, आप रेडिएशन का वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, जो आपका मन करे, वेव नंबर, सब कुछ आप कैलकुलेट कर सकते हो इजीली, ठीक है। बट इसके लिए इसका इलेक्ट्रॉन का वेवलेंथ कैलकुलेट करने के लिए, रेडिएशन का वेवलेंथ कैलकुलेट करने के लिए एक डायरेक्ट फॉर्मूला भी दिया गया। ये जो डायरेक्ट फॉर्मूला दिया था वो रिडबर्ग ने दिया था, ठीक है। ऐसे तो उन्होंने ये फॉर्मूला भी इसी से दिया गया था, ठीक है। तो ये जो फॉर्मूला दिया गया था वो कैसे था, उसका डेरिवेशन हम लोग देख लेते हैं। रिडबर्ग फॉर्मूला का वो क्या डेरिवेशन था, ठीक है, इसको ध्यान से देखते हैं। ये रिडबर्ग फॉर्मूला, अगर ये फॉर्मूला आपको आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता तो डेरिवेशन ज़्यादा याद रखने की आपको ज़रूरत नहीं है। आप सिंपल बस बेसिक सा याद रखो इसका, तो आपका काम हो जाएगा, ठीक है। इसका डेरिवेशन कैसे किया, जैसे हम लोगों ने क्वेश्चन किया वैसे ही इन्होंने भी डेरिवेशन किया कि इन्होंने जो डेल्टा ई लिखा था वो डेल्टा ई लिखा कितना, ई फाइनल माइनस ई इनिशियल। तो ई फाइनल और इनिशियल कितना आता है उसको हम लोग इजीली पुट कर सकते हैं। डेल्टा ई को इन्होंने लिखा Hc/λ, ई फाइनल कितना -2π² m² ठीक है, Z² e⁴ अपॉन n फाइनल स्क्वायर h²। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 2π² m² Z² e⁴ अपॉन ये होगा n इनिशियल स्क्वायर और h²। तो यहाँ से अगर आप लिखो Hc/λ तो यहाँ से कुछ कॉमन ले लो, 2π² m² Z² e⁴ अपॉन h², ठीक है। और ये होगा 1/n इनिशियल स्क्वायर माइनस 1/n फाइनल स्क्वायर, ये है, ठीक है। अब आपको चाहिए 1/λ, तो आप इसको लिख सकते हो 2π² m, ये माइनस साइन कॉमन ले लेते हैं एक और, देखना ये क्यों लिया, ये आएगा k² Z² e⁴ अपॉन h³ इंटू c, और ये होगा 1/n फाइनल स्क्वायर माइनस n इनिशियल स्क्वायर, ठीक है। अब ये नेगेटिव साइन आया, वो किसके लिए आया, एमिशन के लिए आया। तो अब आप लिख सकते हो 1/λ। अब ये देखो, ये जो सब चीज़ें हैं इतनी, ये सब कांस्टेंट है, इनको कांस्टेंट को मिला के उसने लिख दिया r, और ये लिख दिया आपने Z² और 1/n
एन फाइनल स्क्वायर माइनस 1/n इनिशियल स्क्वायर, ये आपने लिख दिया। और ये जो r है, इस r को बोला जाता है रिडबर्ग कांस्टेंट, ठीक है, इसको बोला जाता है रिडबर्ग कांस्टेंट। इसकी वैल्यू होती है r की, कांस्टेंट की वैल्यू, बट अपने को r की वैल्यू चाहो तो आप लिख सकते हो, r की वैल्यू कितनी 109700 सेंटीमीटर इनवर्स। बट इसकी वैल्यू याद ना रखकर आपको याद रखनी है 1/r की वैल्यू, ये वाली 1/r की वैल्यू आती है 912 एंगस्ट्रॉम। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, 1/r का वैल्यू कितना 912 एंगस्ट्रॉम। तो ये 1/r की वैल्यू याद रखनी है। तो यहाँ से आपके पास सीधा सीधा फॉर्मूला फाइनली आ गया, r/z² 1/n फाइनल स्क्वायर माइनस 1/n इनिशियल स्क्वायर। अगर ये आपको पता चल गया, ये फॉर्मूला आपने रट लिया, तो आप एनर्जी किसी भी एमिटेड रेडिएशन का वेवलेंथ कैलकुलेट कर सकते हो इजीली, ठीक है। ये अगर आपने कैलकुलेट कर लिया तो बस आप फिर एनर्जी कैलकुलेट कर लो, एनर्जी कैलकुलेट कर ली, फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर लो। तो अगर आपको ये फॉर्मूला इतना पता है तो भी आपका काम इजीली चल जाएगा। डेरिवेशन नहीं याद तो कोई बात नहीं, चलेगा अपना काम, ठीक है। और इसका भी मैंने अल्टरनेट बता दिया कि अगर आपको रिडबर्ग फॉर्मूला भी नहीं पता तो आप पहले एनर्जी कैलकुलेट कीजिए, फिर एनर्जी कैलकुलेट करने के बाद आप कैलकुलेट कर सकते हैं इसकी वेवलेंथ। तो आप रिवर्स प्रोसेस भी कर सकते हैं, दोनों ही इजी है, जो आपको अच्छा लगे वो आप चूज कर सकते हैं। अब इसका एग्जाम्पल कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ फर्स्ट लाइन एंड लास्ट लाइन ऑफ बामर सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो इसको आप डायरेक्टली कर सकते हो एनर्जी से, बट हम लोग इसको रिडबर्ग फॉर्मूला से करना चाहते हैं। तो पहले हम लोग कैलकुलेट करते हैं फर्स्ट लाइन, ठीक है, फिर आप लोग लिखेंगे यहाँ पे लास्ट लाइन के लिए। तो फर्स्ट लाइन के लिए जो ट्रांजिशन होगा मेरे ख्याल से वो ये होगा कि n जो इनिशियल होगा वो होगा 3 और n फाइनल जो होगा वो कितना होगा 2। बामर सीरीज की बात कर रहा है, ठीक है। और हाइड्रोजन एटम है तो z की वैल्यू कितनी 1, ठीक है। तो हम लोग फॉर्मूला लिखते हैं 1/λ इज इक्वल्स टू, ठीक है, r z कितना 1² 1/ फाइनल कितना 1/4 माइनस 1/9, ये आपने लिखा। तो यहाँ पे 36 आप एलसीएम लोगे तो r इंटू 1 हो गया ये तो, और 36 एलसीएम लिया तो ये होगा 9 - 4, ये वैल्यू आएगी 5 और ये आ गई 36। तो यहाँ से 1/λ की वैल्यू आ गई। तो लैम्डा की वैल्यू है तो इसका रिवर्स लिख देंगे 36/5 इंटू 912, यानी कि 1/r आएगा, 1/r की वैल्यू ये लिख दिया आपने 912 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। तो ये वैल्यू कितनी होगी 5 × 5 88, ठीक है। तो इसको सॉल्व करोगे आप, ये समथिंग ये आ गया, ठीक है। इसको आप सॉल्व कर लेना, ये कुछ वैल्यू आ जाएगी आपके पास, ठीक है। ये अप्रोक्स लैम्डा की वैल्यू जो आएगी 6400 के अप्रोक्स ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब आप लोग लिखोगे लास्ट लाइन के लिए। तो लास्ट लाइन का ट्रांजिशन आपको पता है n∞2, ठीक है, n∞2 कितना n2। तो इसके लिए 1/λ लिखोगे तो ये लिखोगे r, ये 1², ये 1/4 माइनस 1/∞, तो ये कितना हो गया 0, ये वैल्यू हो गई 0। तो 1/λ की वैल्यू आएगी r/4। तो लैम्डा की वैल्यू लिखोगे आप तो ये लिखोगा 4 × 1/r। तो लैम्डा की वैल्यू होगी 4 × 912, ये होगी 3648 एंगस्ट्रॉम। तो इस तरीके से आप यूज कर सकते हो। अब देखो ये फर्स्ट लाइन का वेवलेंथ है और ये लास्ट लाइन का वेवलेंथ है, तो इसका मतलब जो बामर सीरीज की वेवलेंथ आएगी वो 3648 से तो ग्रेटर होगी और लास्ट जो फर्स्ट लाइन है इससे लेस होगी। तो अब देखो ये जो रेंज है वो किसकी है, ये है विजिबल की। ये कौन सा है, विजिबल रीजन ऑफ स्पेक्ट्रम। तो इसका मतलब हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के लिए, हाइड्रोजन के लिए जो बामर सीरीज आती है वो कौन से रीजन में आती है, वो आती है विजिबल रीजन में। किसके लिए, ध्यान रखना, हाइड्रोजन के लिए बामर सीरीज जो आती है वो किस में आती है, विजिबल रीजन में आती है। किसके लिए, हाइड्रोजन के लिए। तो 2 पॉइंट ध्यान रखना, बामर सीरीज
और दूसरा इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो कौन सा है, वो है हाइड्रोजन एटम। तो हाइड्रोजन एटम के लिए जो बार्मर सीरीज आती है वो आती है विजिबल रेजिम। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, आज हम लोग इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में इस टॉपिक को हम लोग कंटिन्यू करेंगे, स्पेक्ट्रम को। काफ़ी अच्छा और इंटरेस्टिंग टॉपिक है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ हिट लाइक बटन एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, कि आपको जो आने वाले वीडियोज हैं उनकी अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। थैंक यू सो मच। बी हैप्पी, बी हेल्दी।